आप 9:15 पे देखते हैं आज ज़रा ताख़ीर से जा रहा है। वो जो गालिब ने कहा था हुई ताख़ीर, तो कुछ बाइस से ताख़ीर भी था, कुछ टेक्निकल ऐसी मजबूरियाँ थी कि लाइव ऑन एयर ज़रा सा देर से जा रहा है, मगर हम अपने प्रोग्राम की मुद्दत को पूरी करेंगे। और जिस मौजू पे भी बात होगी, कोशिश होगी कि प्रोग्राम के ख़त्म होते होते उन मौजूआत पे कुछ जवाबात अगर हमें ना भी मिलें तो हम कम अज़ कम अपने माइंड सेट को दुरुस्त समत की तरफ गामज़न कर सकें। 2-3 चीज़ें थी आज, बहुत अरसे से तबसरा हो रहा है इसके ऊपर। CNN पे जो वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी का इंटरव्यू है, बहुत सारे मीडिया के चैनल्स पे भी आपने देखा है, उस पर कड़ी तनकीद भी आई है, कुछ थोड़ा सा वो भी आज ज़ेरे बहस होगा। और कुछ कल का उनका जो स्टेटमेंट है कि आइन में दोहरी शहरियत का कोई ज़िक्र नहीं है, उस पर भी ज़िक्र होगा कि डुअल नेशनैलिटी का केस क्या है क्या नहीं है। और थोड़ा सा हम बात करेंगे एक और कंट्रोवर्सी जो आई है मुख्तलिफ तबक़ात में, वो है डॉक्टर शकील आफरीदी का कि उनकी सज़ा 33 साल की थी, ठीक है नहीं है, कुछ हल्के क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कुछ लॉ मेकर्स या यूँ कह लीजिए कि जो लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं कुछ उस पर एतराज़ात भी उठा रहे हैं, कुछ तज़कियाकार भी उठा रहे हैं। ये सारी बातें हम करेंगे, लेकिन स्टूडियो में मैंने जिन 2 मोहतरम शख्सियात को दावत दी है, पहले उनसे आपका तारुफ करा दूँ। मेरे पहले मेहमान सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉ मैगज़ीन के चीफ एडिटर हैं, तज़कियाकार हैं जनाब जावेद सिद्दीकी साहब। और मेरे दूसरे मेहमान तज़कियाकार हैं, सियासी तज़कियाकार, मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स पर भी आप उनको देखते हैं, और बिलाशुबा वो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पे और इनसाइड मुल्क के डोमेस्टिक हवालों से भी उनकी राय काफ़ी अहमियत की हामिल है। तारुफ कराता हूँ इंजीनियर M.A. जब्बार साहब से। आप दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं। वो इंटरव्यू तो अब बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे मेरे ख्याल बच्चे ने देख लिया है, और उसमें जब एंकर ने ये कहा था कि जनाब वो जो हमारा गैलप सर्वे ये कहता है कि जो बैड गवर्नेंस है और महंगाई और सब जो है, तो उसमें एक तिहाई पाकिस्तानी जो है इतने बेजार हो गए कि मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं। तो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि चले जाएं, हु इज़ स्टॉपिंग देम, उन्हें कौन रोक रहा है। और फिर कल एक टीवी पे एक सीनियर सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने उसकी कुछ तशरीह करने की कोशिश की, या उन्होंने ये कहा कि मैं ये कहना चाह रहा था कि ये ख्याल गलत है और ये है। तो कुछ लोगों ने कहा कि वही चीज़ आप एंकर के सामने कह देते, शर्मिंदा क्यों है। सबसे पहले तो इस पर आपका तबसरा। अंजुम साहब, विदाउट हैविंग एनी ब्रीफ फॉर द प्राइम मिनिस्टर, नॉट होल्डिंग ब्रीफ, जस्ट एज अ ऑब्जर्वर एंड एनालिस्ट, के बहुत से स्टेटमेंट ऑफ द कफ होते हैं। मिसाल के तौर पे ये स्टेटमेंट बहुत होते हैं कि एंटी अमेरिकनिज्म या एंटी वेस्टर्न कल्चर बला बला हमारे यहाँ बेतहाशा है, परसेप्शन यही है। और एक चीज़ ये बता दूँ, जिस सर्वे का आपने दिया, जितने सर्वेज हैं उसे हम मिस्टेक ये करते हैं कि वो परसेप्शन सर्वेज हैं, परसेप्शन है, मतलब एक्चुअलिटी के सर्वे दूसरे होते हैं। तो परसेप्शन सर्वे में बिल्कुल सही है कि ये परसेप्शन बिल्कुल है, बैड गवर्नेंस, महंगाई, ब्ला ब्ला ब्ला। अब ये स्टेटमेंट एक इंटरव्यू में अगर एक आदमी या एक प्राइम मिनिस्टर या कुछ, या मैं या आप ये कह दें, मैं आपसे कहूँ कि मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं तो मुल्क छोड़ने चाहता हूँ, और आप कहते हैं यार तो फिर इंतज़ार किस बात का, छोड़ जाओ। तो एक बात इसको ऐसे भी ली जा सकती है। दूसरी तरफ ये हो गई कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हम ही को तो रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ये भी ताज्जुब होगा कि ऐसा भी सर्वे हुआ है कि इतने एंटी वेस्ट और अमेरिकन के होते हुए भी अगर मौका दिया जाए और अमेरिकन हुकूमत ये कह दे कि एवरी पाकिस्तान इज फ्री टू कम टू अमेरिका, तो शायद 3/4 पॉपुलेशन चली जाए। चलिए जावेद साहब को भी इसको हाँ शामिल कर रहे हैं। ये जो भी जावेद साहब ने कहा है, मुझे एक किस्सा याद आ गया। ज़िया के ज़माने में हबीब जालिब साहब का एक लाहौर में एक हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई रैली हो रही थी। जालिब साहब ने अपनी नज़में भी पढ़ी और बड़ा सब कुछ किया, और अमेरिका के ख़िलाफ़ ये सब बातें हो रही थी। लेकिन आखिर में जालिब साहब ने यही कहा कि अगर इस वक्त भी तुम एंटी अमेरिकन रैली में आए हुए हो, अगर अमेरिकन काउंसलेट तुम्हें वीज़े के लिए कह दे तो ये जलसा खाली हो जाएगी। अब ये माइंड सेट है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है, मतलब उसको बैड गवर्नेंस के हवाले से ये ताना दिया जा रहा है ना, तो बजाय इसके कि वो ये कंसोल करे कि हम कोशिश करेंगे कि सूरत हाल को बेहतर करेंगे, अगले बजट में हम आवाम के इन सारी मुश्किलात को फेस करेंगे, सामना करेंगे, अगर एक मरतबा हमें और मौका दे दें तो हम ये, इतने सपाट तरीके से उन्होंने कहा कि उन्हें रोकता कौन है। उन्हें ये नहीं पता कि रोकती क्या चीज़ है, ज़मीन, मिट्टी, खून के रिश्ते, ये सब चीज़ें रोकती हैं। जबर साहब, योर कमेंट्स। देखें जी, जो सवाल था अगर उसके स्ट्रक्चर को देखें, अगर उसमें थोड़ी सी तब्दीली ये हो जाती कि कुछ लोग ये कहते हैं, आपके अपोनेंट्स ये कहते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ये कहती हैं कि पाकिस्तान में जो है तो एक 1 2 3 करके ले लें
इन्फ्लेशन हो गई है, पाकिस्तान में बिजली जो नायाब हो गई है, पाकिस्तान में गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, पाकिस्तान में गवर्नेंस जो है ठीक नहीं है, तो वो कहते हैं कि लोगों का ख्याल है कि वो पाकिस्तान से अब जाना पसंद करते हैं। अगर इस सवाल का स्ट्रक्चर इस किस्म का होता तो प्राइम मिनिस्टर का जो जवाब था, मेरा ख्याल है आई विल गो विद द आंसर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अगर सवाल तो ये था ही नहीं। देखिए, सवाल जो था वो 1/3 की जो बात थी परसेप्शन सर्वे के मतलब इन्होंने आपको पहले ही कहा। मेरा ख्याल है कि मैं बहुत जल्दी से एक तरफ आने की कोशिश करूंगा कि राजीव गांधी से भी इसी किस्म का सवाल पूछा गया था, मगर उस सवाल के कंटेक्स्ट में एक चीज़ की क्लियरिटी क्या थी कि कौन लोग बाहर जा रहे हैं हुए ब्रेन्स, कौन लोग बाहर जा रहे हैं जिसको डेवलप सोसाइटी में एक्सेप्टेंस है, कौन लोग बाहर जा रहे हैं जिनकी मार्केट इकोनॉमी में जगह है। तो राजीव ने ये कहा था कि ठीक है, आप कहती हैं ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मैं कहता हूं कि लेट देयर बी ब्रेन ड्रेन बट नॉट द ब्रेन इन द ड्रेन। देखें, अब ये तो राजीव बात, अब थोड़ी देर के यहाँ प्राइम मिनिस्टर को हम एक मार्जिन ऑफ एरर ये दे दें, लेट अस से कि प्राइम मिनिस्टर हमारे बहुत ज्यादा होशियार नहीं है, तो उनका IQ क्यों है? फिर तो मेरा सवाल ये है कि अगर होशियार नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर क्यों? प्राइम मिनिस्टर किसने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया? आपने बनाया, मैंने बनाया। प्राइम मिनिस्टर का हक जिन्होंने दिया, देखिए अवाम ने पार्टी को वोट दिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, पार्टी जीत गई, फिर पार्टी के कुछ बड़ों ने, और वो बड़े ऐसे थे कि जिन जो खुद कैंडिडेट भी नहीं थे, जो बाद में सदर भी बन गए, उन्होंने फैसला किया कि मिस्टर गिलानी आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो अगेन मैं फिर कह रहा हूं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अब ये जो एक बीच की गड़बड़ है ना, ये तो नॉमिनेशन हो गया। इसलिए देखिए ब्रिटिश पॉलिसी वहां क्या होता है, वो पहले से नॉमिनेट कर, पहले से कहते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ये होगा, और उसके बाद फिर इलेक्शन में जाते हैं। देखिए, मैं इसमें सिर्फ इजाफा करूंगा क्योंकि हमारे मौजूद हमारे जो आपके साथ हैं ये बात करेंगे बेहतर तरीके से। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि देखिए, दिस रिलेट्स टू इंटरनल वीकनेसेस, कि एक पार्टी की अपनी इंटरनल वीकनेसेस है जिसके वजह से वो और ज़्यादा अप्रोप्रिएट या और ज़्यादा काबिल कैंडिडेट को इस सनद पे नहीं पहुंचा सके। मगर ओवरऑल उनको अगर वज़ीर आज़म किसी ने बनाया है तो अवाम ने बनाया है, फ्रेंचाइज ने बनाया है, उस सिस्टम ने बनाया है जिसके लिए आप भी जंग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। मेरी रिजर्वेशन से कि सिस्टम ने नहीं प्राइम मिनिस्टर बनाया, कुछ हाथों ने प्राइम मिनिस्टर बनाया था। नो गवर्नेंस सिस्टम इज परफेक्ट, ठीक है, बट नन इज इन्वेंटेड बेटर देन डेमोक्रेसी। ये तो अपनी जगह एक एस्टेब्लिश फैक्ट है, जब तक के कोई चर्चिल ने कहा ईविल है सारे ईविल, ठीक है। अच्छा, अब सिस्टम में आपकी भी जो इतराज है बिल्कुल सही है कि मेजॉरिटी इलेक्ट हुई और जो लीडर है उसने किसी पे हाथ रख दिया, वो बन गया। और ये मसला आपके यहाँ इसलिए है, ये लियाकत अली के ज़माने से फिर तो मौका ही नहीं दिया आपके इस्टेब्लिशमेंट ने, फिर इलेक्शन का उस अंदाज से जिसमें लियाकत अली बने थे उसमें भी बड़ी उंगलियां उठी हैं, उठ सकती भी हैं। उसके बाद से तो कोई इस तरह बना नहीं है, ये पहली दफ़ा इस तरह से बना है, इसमें बड़ी वीकनेस है। ये बात बता दूं आपको डेमोक्रेटिक उसमें कि यू कैन हेट अ पर्सन बट यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द इंस्टीट्यूशन। अब मैं बताऊं, आप इंग्लैंड और इधर उधर की मिसाल जरूर चले जाते हैं, हालांकि हमारी ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल सही है। उसी पे मैं लाना चाह रहा हूं कि मार्गरेट थ्रेशर एज ए आयरन लेडी 10 साल वजीर आजम, उसके बारे में एक लेबर MPA जिसका राइटिंग में ही मैंने पढ़ा और उसके डिस्कशंस भी हुए कि आई हेट दैट लेडी सो मच that if I get a chance I can kill her but I can't. प्रॉब्लम ये है कि if there is weaknesses, अब आपकी बात यहाँ पर होगी इसलिए कि उस अवाम के एहतराम में उसने कहा ना ये कि चूंकि अवाम ने सेलेक्ट किया है। मैं आपको जो बुनियादी फर्क है जो एक इलेक्ट्रोल उसका वो बताना चाह रहा हूँ कि वहां पे लेबर पार्टी हो या टोरी हो या लिबडेम हो, वो अपने कैंडिडेट को पहले अनाउंस करते हैं इलेक्शन से कि भाई मिस्टर एक्स जो है वो हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है। इसलिए मैं कंपेयर इसलिए नहीं कर रहा, यहाँ तो लास्ट मोमेंट पे सरप्राइज ना दे। यहाँ पे इसलिए आप लेवरेज दें कि वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी 1913 में भी जैसी थी वो भी इस तरह की थी जैसे पाकिस्तान में, और 16वीं-17वीं सदी में चले जाए तो मैकॉले के ऐसे पढ़ने तो सर पीट लेंगे कि क्या थी। इसका ये मतलब मगर देखिए ये हुआ कि मुझे अगर आज बल्ब की जरूरत है तो मैं दोबारा से नहीं बल्ब को याद करूं तो मार्केट में मिलता है नहीं, मगर आपको जो शुरू में यहाँ पे बल्ब मिले थे फिलिप्स के, वो लगाते ही फ्यूज होते थे,
That doesn't mean that you destroy the bulb. You continued with it. Now you are importing the best quality. आप import कर सकते हैं, बंदे नहीं import कर सकते. तो अब ये दूसरी मिसाल इटली की ले लीजिए, बर्लस्कोनी की, बिल्कुल सादिक आती है. क्या बर्लस्कोनी बड़ा ज़हीन था? क्या उसने 10 साल जो वजारत की है और अब जो हटा है जाके अभी भी उसकी पॉलिटिकल क्लाउड हुई? आई एम नॉट डिफेंडिंग, मैं बता रहा हूं, आई एम ओनली डिफेंडिंग द इंस्टीट्यूशन जिसको गिराने के लिए. से तो कोई आप अगर वज़ीर आज़म से किसी भी, मैं उसका ब्रीफ होल्ड नहीं कर रहा, बिल्कुल आपकी बातें सही है कि मीडियोकर फला फला फला, बट नन इज इन्वेंटेड बेटर. आप अगर ला सकते हैं तो वजीर आजम को ये भी क्यों नहीं कोट करते कि ब्रिंग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. इतनी बड़ी अपोजिशन, नवाज शरीफ साहब का तो मुंह नहीं मालूम होता है कि ही इज ऑन द बैरल ऑफ द गन शूटिंग, बट ब्रिंग इट, मेक अ मूवमेंट, डिस्ट्रॉय देम एंड बी इलेक्टेड, गेट इलेक्टेड, बट डोंट डू लाइक दिस के अगेन बैकडोर और शेडोज के. आई एग्री विद यू जवाब साहब. पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं हमारे यहाँ की प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की तरह नहीं ऑपरेट कर रही हैं. देखें, पॉलिटिकल पार्टीज, थोड़ी देर के लिए हम अगर इस वक्त अपने एक एक्सटर्नल रिलेशनशिप को देखें, उस तनाजुर में हम देखें जिस यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को परफॉर्म करना चाहिए, हम उनकी एक डिसमल परफॉर्मेंस देख रहे हैं. एक वो परफॉर्मेंस देखें जिसको मेरा ख्याल है कि बिल्कुल खुले तरीके से उसको क्रिटिसाइज भी होना चाहिए. पाक अमेरिका आप रिलेशनशिप को देखें, इस वक्त उस पाक अमेरिका रिलेशनशिप के बीच में क्या पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कोई ऐसी नेशनल पॉलिसी एजेंडा में कोई तक़वियत आपको नजर आती है? किसकी? हुकूमत वक्त की. आखिर अमेरिका के साथ जो 60 साल के हमारे ताल्लुकात हैं और आज सिर्फ हम कहाँ पे सुकड़ रहे हैं? एक रेंट सीकर मुल्क जिसको $5,000 पे एक कंटेनर लेने की तो ख्वाहिश है, मगर बाकिया चीज़ों को डाइल्यूट करने की ज्यादा जरूरत नजर आ रही है. वहां पे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ हैं? हम थोड़ी देर के लिए वापस आ जाएं. इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज कॉट इन अ डेफिसिट सिंड्रोम. हर चीज की कमी है. मुझे बताएं किस चीज की जो है आपके पास डिमांड एंड सप्लाई में मैचिंग है? नोवेयर. इलेक्ट्रिसिटी ले लें, गैस ले लें, आपके अशाए सर्फ ले लें, आप ट्रेड डेफिसिट ले लें, आप करंट अकाउंट डेफिसिट ले लें, नेम एनीथिंग. उस डेफिसिट सिंड्रोम क्या क्या मसला सिर्फ अहले इक़्तिदार का है जिनको सिर्फ 5 महीना मजीद बर्दाश्त न करना ऐसा लगता है कि सबका एजेंडा हो गया है? इवन नवाज शरीफ, आई विल टेक द नेम, इवन इमरान खान, लेट अस टेक नेम ऑफ ऑल दीज पीपल. क्या इन्होंने गाइड किया? थोड़ी देर के शर्म आनी चाहिए सबको कि तुर्की का वजीर आजम आकर एक राह बता रहा है कि ऐसा न करें बल्कि काम करें जो अपोजिशन का काम हो. मेरा ख्याल है ये दुरुस्त नहीं है. मैं कोई पीपल्स पार्टी का या हिमायती होकर नहीं आया हूं. हम सिर्फ बात कर रहे हैं जिस चीज के बीच में अंग्रेजी में कहते हैं रैशनलाइजेशन एंड लॉजिक टू सपोर्ट. आप मुझे बताएं कि आज अमेरिका और पाकिस्तान के माबिन जो भी तल्लुकात है उसमें कमी किस चीज की है? कि हमारे में एक नेशनल कोहेजन नहीं है, हमारे यहाँ एक नेशनल यूनिटी नहीं है. हमारे यहाँ अपोजिशन जो है वो हर रोज का इंतजार कर रही है कि किसी न किसी तरीके से प्रोएक्टिव वे में या खुद पार्टिसिपेट करके इस जुडिशरी के हवाले से इस हुकूमत को बाहर कर दें. मुझे बताएं कि इज इट